Welcome back to another video on Political Science 1 and you're watching By the Law. In the earlier lecture, we covered the role and function of the judiciary. We studied its importance, the need for an independent judiciary, and we also studied the doctrine of judicial review. Today, we will be studying the two important concepts, the two important doctrines in this chapter, that is the rule of law and a small concept that is judge made law. So let's start with the rule of law. These two doctrines or these two topics are the very basic topics to understand constitution. अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हो तो आपको एक बेस बन जाएगा आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए. So let's start with the first doctrine, that is the doctrine of rule of law. So, the doctrine of rule of law has its origin in the England and is one of the distinctive and fundamental characteristics of British constitutional system. यानी rule of law एक बहुत ही foundational और एक fundamental characteristic है जिसके ऊपर इंग्लैंड का जो constitution है वो based है. इस डॉक्ट्रिन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई किया गया है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई किया गया है और ऐसी मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रूल ऑफ लॉ को अप्लाई किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही डिस्टिंक्ट और फंडामेंटल प्रिंसिपल है. पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो इसी एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. इसीलिए it becomes important for us as law students to study this very basic principle of rule of law. तो इसका origin कैसे हुआ? The origin of this concept can be traced back to Sir Edward Coke. Sir Edward Coke जो थे वो चीफ जस्टिस थे जब इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट का राज था. तब वो सर एडवर्ड वॉज द चीफ जस्टिस एंड सर एडवर्ड कोक का ऐसा मानना था कि एवरीबडी इज़ सब्जेक्ट टू द सेम लॉ एंड एवरीबडी इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ. वो कहते थे कि किंग हो या कोई सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेट, दोनों भी इक्वल है लॉ के सामने. लॉ की नज़रों में दोनों का जो लेवल है, दोनों का स्टेटस है, इक्वल है. यानी अगर कोई किंग है तो उसको कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया जाएगा, प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि क्योंकि वो किंग है तो उसको किसी तरह का भी कोई छुटकारा नहीं है. अगर वो कुछ गलत करता है तो लॉ जो है उसको पनिश इक्वली करेगा जितना ही एक आम आदमी को करेगा. बट दिस वॉज जस्ट एन आइडिया ऑफ सर एडवर्ड कोक. उन्होंने इसको कहीं पर लिखा नहीं या कहीं पर इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया. प्रोफेसर ए.वी. डाइसी इनका पूरा नाम है, एल्बर्ट वेन डाइसी. इन्होंने इस आइडिया को, सर एडवर्ड कोक के आइडिया को डेवलप किया इन द ईयर 1885. ए.वी. डाइसी ने अपनी बुक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस थियोरी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और इसको पेपर पर लाए. एंड इस बुक में उन्होंने कहा कि द रूल ऑफ लॉ इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश लीगल सिस्टम. ए.वी. डाइसी ने अपनी थियोरी ऑफ रूल ऑफ लॉ में 3 ऐसे इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स दिए जिसके ऊपर ये पूरी डॉक्ट्रिन बेस्ड है. क्या हैं वो 3 पॉइंट्स? फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. लेट अस सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. फर्स्ट पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में ए.वी. डाइसी ने ये कहा कि लॉ जो है वो सबसे सुप्रीम है. इसका ये मीनिंग है कि कोई भी किंग, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ उनके ऊपर है. यानी अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो लॉ उन पर अप्लाई होगा. इफ़ दे हैव कमिटेड अ ब्रीच ऑफ लॉ, दे विल बी पनिश्ड फॉर द सेम. सेकेंड पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. इस पॉइंट में ए.वी. डाइसी ने
इलेबोरेट किया है कि ऑल क्लासेस ऑफ पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू द सेम ऑर्डिनरी लॉ, यानी हर इंसान, हर सिटीज़न, चाहे वो कोई भी रैंक पे हो, कोई भी ऑफिशियल हो, कोई भी अनऑफिशियल हो, माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में हो, कोई भी हो, इवन द गवर्नमेंट, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू द सेम सुप्रीम लॉ। यानी अगर कोई भी, चाहे वो ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, गवर्नमेंट कुछ भी गलत करेगी तो दे विल बी इक्वल बिफोर द लॉ। किसी को भी कोई भी तरह का प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा लॉ की नज़रों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किंग कोई मर्डर करता है या कोई नॉर्मल इंसान कोई मर्डर करता है तो दोनों को इक्वली सज़ा होगी। क्योंकि वो किंग है और उसने मर्डर किया है तो उसकी सज़ा कम नहीं होने वाली है। तो एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। सो दिस प्रिंसिपल प्रोजेक्ट्स इम्पार्शलिटी। थर्ड प्रिंसिपल में एवी डाइसी ने कहा कि जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, वो लॉ कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने चाहिए। सिर्फ मियर डिक्लेरेशन ऑन द डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिख दिए जाने पर वो राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होते। कोर्ट्स को उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए बाय गिविंग जजमेंट्स। और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वो जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है। जो भी कोर्ट्स जो है जजमेंट्स देते हैं उसके बेसिस पे, जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स के बेसिस पे जो भी राइट्स है, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। इसीलिए एवी डाइसी ने पॉइंट आउट किया कि बहुत सारी अलग कंट्रीज़ में ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरह से लिखी हुई हैं। बट इंग्लैंड में जो है ये राइट्स कोर्ट्स जो है प्रोटेक्ट करती है बाय द डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू हिम, the mere inclusion of such rights in a written constitution is of little value in the absence of availability of effective remedies for the enforcement of such rights। यानी खाली लिख दिए जाने से आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता है। लॉ कोर्ट्स को आगे आकर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे जजमेंट्स भी देने चाहिए। इस पॉइंट पर एवी डाइसी ने एम्फेसिस दिया इन द थर्ड पॉइंट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। Now, our Indian constitution is also based on this concept of rule of law, क्योंकि हमारे preamble में ही 3 वर्ड्स दिए हैं, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, एंड फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में गारंटीड कर दिए गए हैं। वो भी एक बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। एंड अगर कोई भी ब्रीच होता है तो कोई भी पर्सन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंडर रिट पिटिशन फाइल कर सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, एंड हेंस वी ऑल्सो फॉलो द रूल ऑफ लॉ वेरी स्ट्रिक्टली। सो बेसिकली इन द कंक्लूजन, रूल ऑफ लॉ एक ही चीज़ को पॉइंट करता है कि पुराने टाइम में एक मैक्सिम था कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी जो किंग है वो कुछ गलत नहीं कर सकता है। उनको इम्यूनिटी हुआ करती थी कि वो किंग है, इसीलिए वो कुछ भी करेगा तो भी चलेगा क्योंकि वो किंग है। तो इस कॉन्सेप्ट को रूल ऑफ लॉ ने ओवरथ्रो कर दिया, उसको साइड में कर दिया, एंड नाउ वी फॉलो द रूल ऑफ लॉ, and the Indian constitution does not accept the maxim the king can do no wrong, and all the administrative authorities are subject to the jurisdiction of the courts and the same rule of law. These are some of the merits of the rule of law. You can take a screenshot of it and write it in your answer for good marks. These are some of the demerits. Now let's move on to the second basic concept, that is judge made law. Now heading से ही समझ में आ जाता है कि what it means. A judge made law means जज ने बनाया है इस लॉ को।
वो कैसे? नाउ लेट अस सी। जज मेड लॉ को स्टे डिसाइसिस भी कहा जाता है या केस लॉ या प्रेसिडेंट भी कहा जाता है. These terms you will be using in your law course multiple times and ये बहुत ही basic concepts है, basic terms है जो आपको मालूम होने चाहिए. Now stare decisis is a Latin term which means to stand by the decided cases or to uphold. Uphold यानी approve करना या उसको accept करना. To uphold precedents or to maintain former adjudications. यानी जो भी पहले दिए गए प्रेसिडेंट्स है यानी पहले दिए गए जजमेंट्स है उसको अपहोल्ड करना यानी अग्री करना. नाउ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड एंड यूज्ड अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन पास करता है, जजमेंट देता है कि ये केस में ऐसा होना चाहिए, तो हर लोअर कोर्ट को ये बाइंडिंग बन जाता है, ये उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि उन्हें उस डिसीजन को, उस प्रेसिडेंट को फॉलो करना ही है, कंपलसरी. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड जज मेड लॉ, स्टे डिसाइसिस और केस लॉ और प्रेसिडेंट. नाउ स्टे डिसाइसिस के दो पार्ट आते हैं, रेशियो डेसिडेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टम या ऑबिटर डिक्टा. अब किसी भी कोर्ट के जजमेंट में ये दो चीज़ें होती हैं, रेशियो डेसिडेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा. रेशियो डेसिडेंडाई इज ऑल्सो अ लैटिन टर्म विच मीन्स द रीज़न और द रैशनल फॉर द डिसीजन. यानी अगर कोई कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो उस जजमेंट में उस जज को रीज़न देना पड़ता है कि वो ऐसा डिसीजन क्यों पास कर रहा है. बिना रीज़न के कोई डिसीजन पास नहीं होता है. तो हर जजमेंट में एक रीज़न होता है जिसकी बेसिस पे वो जजमेंट पास किया जाता है, उसे कहते हैं रेशियो डेसिडेंडाई. दैट इज़ द रीज़न अपॉन विच द जजमेंट इज़ पास्ड. Second part is obiter dicta या obiter dictum. It is also a Latin term which means other things said. Now एक judgment में एक होता है रेशियो डेसिडेंडाई यानी रीज़न टू पास द जजमेंट, एंड दूसरा पार्ट होता है ऑबिटर डिक्टम विच मीन्स कि जज जो है उससे रिलेटेड कुछ अदर प्रिंसिपल्स बना सकता है, उससे रिलेटेड कोई अदर गाइडलाइंस देता है, तो वो आता है ऑबिटर डिक्टम में. रेशियो डेसिडेंडाई जो होता है वो कंपलसरी फॉलो किया जाना चाहिए एज अ प्रेसिडेंट, एंड ऑबिटर डिक्टम जो है वो डिपेंड करता है कि फॉलो करना है या नहीं. तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें कही जाती है दैट कम्स अंडर ऑबिटर डिक्टम, एंड रेशियो डेसिडेंडाई इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर जजमेंट. सो दिस इज़ the doctrine of stare decisis or a judge made law. If you like this video, then click the thumbs up, comment below and let me know your doubts and queries. Share it with your friends and juniors and subscribe to By the Law because we fuel your wings.